हेलो एवरीवन। तो मैं हूं रविंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ साइंस में। देखिए, तो आज अपनी मातांडव केमिस्ट्री की क्लास सेकंड होने वाली है। आज की क्लास में अपन थोड़ा पिछली क्लास का रिवाइज करेंगे, उससे फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेशन को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना है। चलिए, तो अपन बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समझते हैं। आज पहली क्लास में तो अपन जो चैप्टर 6 कल अपन ने स्टार्ट जो किया था उसका थोड़ा सा रिवीजन, उसके बाद फिर अपन आगे बातचीत करेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए, तो कल की क्लास में मैंने आपको हेलो एल्केन या जो आपके क्या होते हैं, जो एल्किल हैलाइड होते हैं, जैसे मान लीजिए हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड है, या इसको अपन मेथिल क्लोराइड भी कहते हैं, एग्जाम्पल इसका। तो इसके मैंने आपको क्या बता दिए थे, तो आपको इसके मैंने सामान्य फॉर्मूला बताए थे। हेलो एल्केन, हेलो एरिन और एरिल हैलाइड, इनका भी बताए थे। C6H5Cl या क्लोरोबेंजीन से होता है, इसे रिंग द्वारा बनाया जाता है। इसी तरह आपको मेथिल क्लोराइड का भी बताया था, जिसे अपन RX कहते हैं। R मतलब होता है ये कोई भी हाइड्रोकार्बन, और X का मतलब होता है हेलोजन तत्व। मेथिल हैलाइड, मेथिल क्लोराइड जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, चलिए। कल मैंने आपको हेलो एरिन की परिभाषा भी बताई थी। हेलो एरिन किसे कहते हैं? तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन का परमाणु सीधे, सॉरी, हेलोजन का परमाणु सीधे हाइड्रोजन के परमाणु से जुड़ा होता है या नाभिक से जुड़ा होता है, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को अपन क्या कहते हैं? आप लोग बताओगे। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को अपन हेलो एरिन या एरिल हैलाइड कहते हैं। इसकी दो बनाने की विधियां भी मैंने आपको बताई थी। बनाने की विधि में सबसे पहले अपन ने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा बनाई थी, और दूसरी बात उसने बेंजीन के द्वारा इसको बनाया था। बनाने की विधि, किसको बनाने की विधि थी? तो आप लोग बताओगे हेलो एरिन को। इतनी बातें अपन ने, इतनी चर्चा पिछली क्लास में ही कर ली थी। अब यहाँ से आगे अपन आज की क्लास में पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से आगे अपन को हेलो एरिन जो पढ़ रहे थे अपन, उसके गुण, उपयोग, उसके बाद कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए, तो समझते हैं। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? हेलो एरिन के गुण लिखेंगे। हेलो एरिन या एरिल हैलाइड के गुण। हेलो एरिन या एरिल हैलाइड के गुण। गुण की मतलब अगर अपन बात करते हैं, तो इनके कहने का मतलब इनके गुण कौन कौन से हैं, इनके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, उन गुणों की चर्चा करते हैं। तो जो आपके जो हेलो एरिन या जो एरिल हैलाइड होते हैं, उनमें कुछ गुण पाए जाते हैं। उनके गुण जैसे अपन बात करें तो यह क्या होते हैं? तो यह जो होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं। पहला गुण इनका क्या हो गया? यह जल में अघुलनशील होते हैं। यह जल में कैसे होते हैं? तो आप लोग बताओगे अघुलनशील होते हैं। तो पहला गुण इनका यही आता है, जल में अघुलनशील होते हैं। अघुलनशील का मतलब क्या होता है? यदि आप इनको जल में डालते हो या मिलाते हो तो यह जल में मिलेंगे नहीं, यह अघुलनशील रहेंगे। ठीक है, चलिए। दूसरी बात करें, दूसरे अगर गुण की अपन बात करें, तो यह एक तेल जैसा रंगहीन पदार्थ होता है। कैसा होता है? क्या लिखोगे? तो यह एक तेल जैसा रंगहीन पदार्थ होता है। तेल जैसा कैसा पदार्थ होता है? तो आप लोग बताओगे यह एक तेल जैसा रंगहीन पदार्थ होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत दूसरे गुण में? तो दूसरा गुण इसका क्या हो गया अपने पास? तो आपके अपने पास दूसरा गुण आ जाता है इसका, क्या यह एक तेल जैसा रंगहीन पदार्थ होता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 की बात करें, तो इसका जो तीसरा गुण आता है वो आता है गलनांक से। तो क्या लिखेंगे? इसका जो गलनांक होता है, इसका जो क्या होता है, आप लोग बताओ, गलनांक होता है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
कितने गुण हो गए आप लोग बताओ, 3 हो गए। तीनों गुण कौन कौन से? नंबर 1 रिवाइज करेंगे। नंबर 1 बताइए, तो यह जल में अघुलनशील होते हैं। नंबर 2 की बात करेंगे तो यह एक तेल जैसा रंगहीन पदार्थ होता है। और तीसरी बात करेंगे तो इसका गलना में जो है 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपके लिए 3 पॉइंट काफी है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। अभी अपन ने क्या देखे? हेलो एल्केन के गुण देखे। क्या देखे? गुण। अभी अपन हेलो एरिन या एरिल हैलाइड के देखने वाले उपयोग। क्या देखेंगे? उपयोग। क्या लिखेंगे? चलिए इसके क्या देख लेते हैं अपन? गुण देख लेते हैं। गुण का मतलब गुण तो अपन ने पढ़ ही लिए। चलिए अब इसके बाद इसके देखेंगे अपन उपयोग। क्या देखेंगे? उपयोग। क्या लिखेंगे? हेलो एरिन या एरिल हैलाइड के उपयोग। चलिए अब इसके यूजेस की बात करते हैं अपन। कहने का मतलब जो एरिल हैलाइड होता है उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, या जो आपके जो हेलो एल्केन्स एरिन्स जो होते हैं उनके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। चलिए तो नंबर 1 पर उपयोग बात करें तो इसका जो उपयोग है क्या है? इसका उपयोग फिनॉल बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है? तो इसका उपयोग फिनॉल बनाने में किया जाता है। फिनॉल बनाने में किया जाता है। अब भाई इसका उपयोग फिनॉल बनाने में कैसे किया जाता है? जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है मान लीजिए आपके पास हेलो एरिन है और हेलो एरिन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5Cl। यह क्या है? हेलो एरिन। अपन को बनाना इससे क्या बनाया जा सकता है? फिनॉल। और फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH। कहने का मतलब अपन को आप इसकी एक ऐसी समूह से क्रिया करा सकते हो जिसमें OH पाया जाता है और Cl क्या हो जाए? अलग हो जाए। जैसे आप इसकी क्रिया NaOH जिसे अपन कहते हैं कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा से जैसे ही आप इसकी क्रिया कराते हो, तो कल की क्लास में मैंने आपको कुछ वैलेंसी बताई थी जिनमें से सोडियम की बताई थी +K1 और क्लोरीन की बताई थी -K1। और यह सोडियम इस क्लोरीन के साथ क्या कर चला जाएगा? अलग हो जाएगा और NaCl का क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा। और इस NaCl का निर्माण तो इसने कर लिया और इसमें जो OH समूह बचा है वो इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा? तो आप लोग बताओगे फिनॉल बना लेगा। तो इसका जो उपयोग जो है फिनॉल बनाने में भी किया जाता है। चलिए नंबर 2 की बात करें तो इसका उपयोग नंबर 2 की बात करें तो इसका जो उपयोग है तो इसका उपयोग जो है DDT बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है? DDT। DDT का पूरा नाम क्या होता है? तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। क्या होता है DDT का पूरा नाम? डाइक्लोरो। चलिए चाहे तो DDT का पूरा नाम छोड़िए आप, अभी आप जब आपको DDT पढ़ाएंगे उस समय बता देंगे। नहीं तो वैसे तो मैं बता ही रहा हूं, आप चाहो तो लिख लीजिए। DDT बनाने में किया जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन ने अभी अपन के इसके क्या देखे? गुण देखे। हेलो एरिन एरिल हैलाइड के क्या देखे? अपन ने गुण देखे। और गुण के बाद अपन ने इसके 2 यूजेस उपयोग देखे, जिसमें से फिनॉल का उपयोग जो था हेलो एरिन का उपयोग फिनॉल बनाने में और दूसरा DDT बनाने में किया जाता है। चलिए आप साथ ही साथ नोट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए फास्ट नोट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नहीं ले पाया हो तो वीडियो को रोक के एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, ठीक है। चलिए अभी अपन कुछ अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा करते हैं? कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करते हैं, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं को आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है या कई एक बार पिछली सालों में भी बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। चलिए तो सबसे पहले यदि अपन बात करें किसकी? इन अभिक्रियाओं की, तो इन अभिक्रियाओं में सबसे पहले बात करते हैं अपन सेंडमेयर अभिक्रिया।
चलिए एक एक करके पढ़ेंगे अपन। नंबर 1 पे अपन क्या पढ़ते हैं, सेंड मेयर अभिक्रिया। देखिए भाई सेंड मेयर अभिक्रिया क्या होती है, तो सेंड मेयर अभिक्रिया मैं इससे पहले आपको पढ़ा चुका हूं। अब आप बोलोगे सर अभी तो अपने क्लास स्टार्ट की, अपनी पढ़ाई कब है, तो वही मैंने आपको जब हेलो एरिन या एरिल हैलाइड बनाने की विधि बता रहा था, उसमें मैंने आपको एक विधि बताई थी जिसका नाम ही था बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा क्या थी, उस विधि थी। और उस विधि में अपन ने क्या किया था, तो उस विधि में अपन ने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को गर्म किया था। तो वही सेंडमेयर अभिक्रिया है। सेंडमेयर अभिक्रिया में कुछ नहीं होता है, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को मतलब C6H5N2Cl, ये आपका क्या होता है, तो आप लोग बताओगे ये होता है अपना बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जब इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl या HCl इनकी उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है, तो मैंने कल ही बताया था इसमें से नाइट्रोजन गैस उड़कर क्या हो जाती है अलग, और बाकी क्लोरोबेंजीन क्या हो जाता है बच जाता है, मतलब C6H5Cl क्या हो जाता है बच जाता है, और N2 जो गैस है वो क्या हो जाती है इसमें से अलग हो जाती है। तो C6H5Cl यह क्या है, तो आप लोग बताओ यह है अपना क्लोरोबेंजीन। और N2 क्या है अपने नाइट्रोजन गैस, और इसी अभिक्रिया को अपन सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या किसे कहते हैं सेंडमेयर अभिक्रिया, क्या बताओगे? देखिए तो सेंडमेयर अभिक्रिया क्या होती है, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl तथा HCl की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। और जो है इस क्रिया में क्या हो जाता है, नाइट्रोजन जो गैस होती है वह क्या हो जाती है अलग हो जाती है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप इसको 1 मिनट नोट कीजिए, मैं तुरंत अभी आया। चलिए तो आपको आशा है सेंडमेयर रासायनिक अभिक्रिया समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अपन आगे अगली अभिक्रिया चर्चा करते हैं। तो अगली अभिक्रिया आती है अपनी उष्णीकरण अभिक्रिया। नंबर 2 पे कौन सी अभिक्रिया आती है, उष्णीकरण अभिक्रिया। चलिए उष्णीकरण अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। तो उष्णीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, उष्णीकरण अभिक्रिया में जो आपका जो सिल्वर बेंजोएट होता है, क्या होता है, जो सिल्वर बेंजोएट होता है, उस सिल्वर बेंजोएट को अपन ब्रोमीन धातु के साथ पायरीन की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं। किसको, सिल्वर बेंजोएट को पायरीन की उपस्थिति में, जो पायरीन होता है जिसका रासायनिक सूत्र CCl4 होता है, उस पायरीन की उपस्थिति में अपन ब्रोमीन धातु, ब्रोमीन जो अधातु है तो अधातु, धातु नहीं है, ब्रोमीन अधातु है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक अधातु है। जैसे मरकरी पारा एक धातु है, फिर भी वह किस अवस्था में पाया जाता है, मरकरी द्रव अवस्था में। इसी तरह ब्रोमीन जो है एक अधातु होने के बावजूद यह पाया जाता है द्रव अवस्था में। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने क्या कहा, जब अपन सिल्वर बेंजोएट को, किसको, सिल्वर बेंजोएट को, तो सिल्वर बेंजोएट क्या होता है आपका, तो C6H5 और COOAG, यह फॉर्मूला जो आपका होता है वो सिल्वर बेंजोएट का होता है। किसका होता है, सिल्वर बेंजोएट का। तो यहां पर अपन ने एक चीज लिख ली, सिल्वर बेंजोएट। तो जब सिल्वर बेंजोएट को अपन क्या करते हैं, तो सिल्वर बेंजोएट को जो पायरीन है, उस पायरीन की उपस्थिति में, पायरीन की प्रेजेंटेशन में अपन क्या करते हैं, इसको ब्रोमीन के साथ गर्म कर देते हैं। ब्रोमीन के साथ क्या कर देते हैं,
गर्म कर देते हैं। तो ब्रोमीन के लिए अपन क्या लिखेंगे, अपन ने कल परसों की क्लास में पढ़े थे ब्रोमीन के लिए सिंबल, या कल की क्लास में भी पढ़ा था, Br2 जैसे अपन लिखते हैं ब्रोमीन। अब Br2 क्यों लिखा है, जैसे देखिए ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, पता है। ऑक्सीजन गैस के लिए अपन क्या लिखते हैं O2, और O3 आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे O3 किसका सिंबल होता है। O3 किसका सिंबल होता है ये आपको बताना है, किसका संकेत होता है, ठीक है। इसी तरह जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का होता है संकेत N, लेकिन नाइट्रोजन गैस का होता है N2। हाइड्रोजन का संकेत होता है H, और हाइड्रोजन गैस का संकेत होता है H2। तो इसी तरह Br को भी क्या लिखा जाता है, Br सिंबल होता है ब्रोमीन का, लेकिन Br का फॉर्मूला होता है Br2, ठीक है। अब देखिए, तो जब सिल्वर बेंजोएट को ब्रोमीन के साथ काय की उपस्थिति में, तो आप लोग बताओगे, मैंने अभी बताया CCl4। CCl4 मतलब जिसे अपन क्या कहते हैं पायरिन। तो इस पायरिन की उपस्थिति में जब क्या किया जाता है, जब इसकी क्रिया इससे कराई जाती है, पायरिन की उपस्थिति में सिल्वर बेंजोएट को ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है, तब क्या होता है, इधर देखिए। अभी अपन को मोस्ट एलिमेंट अगर अपन देखें तो इसमें अपन को चीजें याद रहने वाली हैं। जैसे मान लीजिए सिल्वर है, क्या है सिल्वर, तो आप अपनी वैलेंसी में क्या लिखोगे, जो सिल्वर होता है उस पर चार्ज +1 होता है। कितना होता है, +1। और जो ब्रोमीन होता है, और जो क्या होता है, जो ब्रोमीन होता है उस पर चार्ज होता है -1। सिल्वर के लिए अपन Ag लिखते हैं, क्या लिखते हैं Ag पर चार्ज +1 होता है, और Br पर चार्ज होता है -1। हाइड्रोजन पे होता है +1, और आपके, और इसमें कौन यूज हो रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है +-2, कार्बन का होता है +-4। आवश्यकता अनुसार यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, आपको इन सभी वैलेंसी संयोजकताओं को क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। इतनी बातें समझ में आई। तो देखिए, अभी अपन ने क्या देखा, इस बैलेंसी का मतलब क्या होता है, आप 1 मिनट में समझिए। बैलेंसी का मतलब क्या होता है, मतलब जो संयोजकताएं होती है उसका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है। कोई भी जो एलिमेंट होता है उसकी ऑर्बिट में, मतलब कक्षा या उपकक्षा के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जितने क्या पाए जाते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उनकी क्या होती है, बैलेंसी मतलब संयोजकता मानी जाती है। जैसे सिल्वर में +1, ब्रोमीन में -1। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो Ag यानी सिल्वर है, इसकी बैलेंसी +1 और इसकी बैलेंसी -1, मतलब ब्रोमीन यदि चाहे तो सिल्वर के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि सिल्वर को एक इलेक्ट्रॉन यह डोनेट कर सकता है। सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट करता है, और ब्रोमीन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर रहती है, मतलब उसको आवश्यकता रहती है, ताकि वह अपने अस्तित्व में पहुंच जाए, परमानेंट यौगिक बन जाए। इसीलिए उसको एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, आवश्यकता। तो सिल्वर कहेगा किससे, ब्रोमीन से, कि चलो भाई अब हम आपको क्या कर देते हैं, क्या कहेगा सिल्वर ब्रोमीन से, कि हम आपको एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो आप हमारे साथ क्या हो जाइए, जुड़ जाइए। तो यह सिल्वर क्या कर देगा, इस ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इसको अपने साथ क्या कर लेगा, जोड़ लेगा, और क्या बचेगा, और क्या बनेगा, आप लोग बताओगे, AgBr जो है बनके तैयार हो जाएगा, जिसको अपन कहते हैं सिल्वर। Br के लिए अपन लिखेंगे ब्रोमाइड। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं इसमें C6H5 की। तो जो C6H5 है, नॉर्मली C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है, लेकिन आपने इसमें से एक प्लस का चार्ज कम कर दिया। किसका चार्ज कम कर दिया, प्लस का। तो अब इसके ऊपर हाइड्रोजन आपने कम कर दिया, तो प्लस का एक बाहर निकल गया इसमें से। तो अब यह चाहेगा कि मेरे से कोई एक माइनस का एलिमेंट आकर जुड़ जाए। किसका एलिमेंट आकर जुड़ जाए, माइनस का एलिमेंट आकर जुड़ जाएगा। तो इसमें से क्या कहेगा भाई, तो Br को क्या कहेगा, ये जो C6H5 है, ये कहेगा किससे, Br से, कि भाई आपको क्या कीजिए, आप हमारे साथ एक एलिमेंट, अपना एक अणु जो परमाणु है उसको हमारे साथ भी जोड़ दीजिए। तो यह इसके साथ जुड़ जाएगा C6H5Br। Br क्यों जुड़ गया, क्योंकि इस पर C6H5 को चाहिए था प्लस का एक,
फिर इसके ऊपर चार्ज था प्लस का 1 और Br पे चार्ज होता है माइनस का 1। और जब दोनों प्रकार की संयोजकता दोनों की बराबर हो जाती है तब वह एलिमेंट आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, मतलब आपस में क्रिया कर लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? और इसको अपन नाम देंगे, देखिए यहाँ पर Br है तो Br के लिए अपन लिखेंगे ब्रोमो, और C6H6 से बना किससे? बेंजीन से, तो ब्रोमो बेंजीन जो है लग गया। अब आप बोलोगे भाई तो सर इसमें C और डबल O रह गया, इसका क्या हुआ? ये आप आगे क्रिया कैसे करेगा? तो मैं कहूंगा यह अणु आपस में ही किस में बदल जाएंगे, या परमाणु जो है वो आपस में अणु रूप में बदल जाएंगे और CO2 गैस को बना लेंगे और CO2 गैस इस क्रिया में बाहर हो जाएगी। यह आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी? तो आप लोग बताओगे उष्णीकरण अभिक्रिया। चलिए अब आपसे यदि इसकी परिभाषा पूछे आप इसको कैसे लिखोगे, तो क्या लिखना है अपन को? कुछ नहीं करना है, लिखेंगे जब सिल्वर बेंजोएट की क्रिया पायरीन की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराई जाती है, सिल्वर बेंजोएट की क्रिया पायरीन की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ कराई जाती है, तब ब्रोमो बेंजीन का निर्माण हो जाता है और इस क्रिया में सिल्वर ब्रोमाइड तथा CO2 गैस अलग हो जाते हैं। इसी अभिक्रिया को अपन उष्णीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अपन अगली अभिक्रिया की बात करते हैं। तो अगली अभिक्रिया अपनी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ठीक है। फ्रैंकलैंड चलिए इस फ्रैंकलैंड अभिक्रिया की यदि अपन बात करते हैं तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या है भाई? चलिए समझते हैं। देखिए फ्रैंकलैंड अभिक्रिया बहुत ही इजी है। इसमें क्या करना रहता है अपन को? जो मैथिल जो क्या होता है, जो मैथिल ब्रोमाइड होता है, क्या होता है? मैथिल ब्रोमाइड। इसमें मैथिल ब्रोमाइड के दो अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ गर्म कर दिया जाता है। किसके अणुओं को? मैथिल ब्रोमाइड के को। तो आप बोलोगे सर मैथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला, तो मैथिल के लिए अपन लिखते हैं CH3 और ब्रोमाइड के लिए लिखेंगे Br। कौन सी धातु के साथ? जिंक धातु के साथ। प्लस कितने अणु इसके? दो अणु, तो CH3Br। काय की उपस्थिति में? आप लोग बताओगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसको क्या कर दिया जाता है? जिंक धातु के साथ गर्म कर दिया जाता है। CH3Br क्या होता है? आप लोग क्या बताओगे? तो आप लोगों को बताना है यह होता है मैथिल ब्रोमाइड। क्या होता है? मैथिल ब्रोमाइड। Zn क्या होता है? तो आप लोगों को पता होगा जिंक, और इसमें CH3Cl क्या है? तो वही आप लोग बताओगे मैथिल ब्रोमाइड। मैथिल ब्रोमाइड। अब देखिए अब आप इसकी क्या कराओगे? क्रिया कराओगे। जब आप इसकी क्रिया ही कराओगे तो अपन को क्या प्राप्त होगा? आप लोग क्या बताओगे? तब अपन को क्या प्राप्त होगा? तो इसमें अपन को करना क्या है? कुछ नहीं करना है। जब इनको ब्रोमीन जिंक धातु के साथ इनको जब गर्म करेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो होगा कुछ ऐसा कि जो जिंक जो है यह क्रिया करना प्रारंभ करेगा इन एलिमेंटों में से। जिंक क्या करेगा? इन दोनों एलिमेंटों से क्रिया करना प्रारंभ कर देगा, और उन क्रिया में वह क्रिया कैसी होगी उसको अपन समझ लेते हैं। तो जो जिंक होता है यहाँ पर अपन लिखेंगे, जो जिंक होता है उस पर चार्ज प्लस के 2 होता है, और क्लोरीन जो होता है उस पर चार्ज माइनस के 1 होता है। इतनी बात समझ में आई? तो होगा क्या? जो जिंक जो प्लस के 2 बैलेंस ही लेकर बैठा है, प्लस के कितने लेकर बैठा है? 2। तो अब यह चाहेगा कि भाई मेरे को माइनस के कितने एलिमेंट चाहिए? 2। तो माइनस के यदि इसके पास 2 आ जाते हैं तो क्या होगा? तो यह जिंक उन दोनों से क्रिया कर लेगा। अब क्रिया कैसे करेगा भाई? तो प्लस के 2 तो इस पर ठीक है, तो जिंक कहेगा किससे? CH3 को तो जोड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि CH4 होता है मीथेन, और इसमें से एक हाइड्रोजन कम किया हुआ है, तो इस पर तो प्लस के चार्ज है, तो प्लस के चार्ज से तो ये क्रिया करेगा नहीं। तो इसमें यह ढूंढेगा किसको? ब्रोमीन को। और ब्रोमीन जो होता है यहाँ पर Cl की जगह ब्रोमीन लिख लो क्योंकि ब्रोमीन इसमें दिया है, और Br पे चार्ज होता है माइनस के 1। तो जो Br है ये जिंक से क्या करेगा? क्रिया। और Br कितने? एक बार Br इधर का और एक Br इधर का, इस पे माइनस के 1 और इस पे भी माइनस के 1, माइनस के 1 माइनस के 1 जोड़ के हो गए माइनस के 2। तो जिंक अकेला क्या कर देगा? जिंक कहेगा कि भाई अच्छी बात है जिंक, आप Br के अणु आकर क्या हो जाएगी? मेरे से जुड़ जाएगी, लेकिन मैं Br के कितने अणु जोड़ लूंगा? 2। तो जिंक Br2 का फॉर्म, जिंक जो Br2, इसे अपन नाम देते हैं जिंक ब्रोमाइड। क्या कहते हैं?
जिंक ब्रोमाइड। तो जिंक ब्रोमाइड का क्या हो गया, अलग निर्माण हो गया। बाकी इसमें बचा देखिए CH3 बचा, CH3 बचा। तो CH3 इसके पास एक बॉन्ड, CH3 इसके पास भी एक बॉन्ड, आपस में जुड़ गए। यदि आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखते हैं तो इसमें C कितने हैं 2 और H कितने हैं 6। H कितनी है 6, मतलब कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6 और C2H6 आप लोग बताओगे मेरे को। तो C2H6 फॉर्मूला होता है एथेन का। किसका होता है, एथेन का जो है यह फॉर्मूला होता है। तो यह अपनी कौन सी अभिक्रिया हो गई, तो अपनी यह फ्रैंकलिन अभिक्रिया हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप इन अभिक्रिया को नोट कीजिए। आप इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे, तो आप लोग बताओगे जब मेथिल ब्रोमाइड के दो अणुओं को, जब मेथिल ब्रोमाइड के कितने अणुओं को, दो अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ गर्म किया जाता है। या फिर क्या लिखोगे, मेथिल ब्रोमाइड के दो अणुओं की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ कराई जाती है, तब आपके एथेन का निर्माण हो जाता है और इस क्रिया में जिंक ब्रोमाइड जो है अलग हो जाता है। नोट करिए, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए अपन इतनी अभिक्रिया पढ़ते हैं, उससे आगे अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें इन सारी चीज़ों को, अपनी वीडियो को लाइक जरूर करें अगर चीज़ें पसंद आई हैं तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।